हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 और 24 के लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें दोस्तों हम 50 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का पीडीएफ आप ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो की पीडीएफ वहाँ पर डाल दी जाती है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी कि आपके WMO की बात कर रहा है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। तो यह दोस्तों आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें इसकी स्थापना किसकी, स्थापना आपका 23 मार्च को हुआ था। 23 मार्च 1950 को आपका इसका स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है ब्रुसेल्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपको बता दें कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो गेरहार्ड एड्रियन वर्तमान में मौसम विज्ञान संगठन के हेड है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 12मासा की रचना किसने की थी? तो 12मासा की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने 12मासा की रचना की थी। इसके अलावा इन्होंने पद्मावत पुस्तक की भी रचना की है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने विलय नीति के माध्यम से नहीं जोड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कित्तूर। कित्तूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी विलय नीति से इसे नहीं जोड़ा था, लेकिन इस पर अपना कब्जा किया था। कित्तूर की जो देखभाल कर रही थी वह रानी चेन्नम्मा कर रही थी। रानी चेन्नम्मा के पति और बेटे की मृत्यु के बाद उन पे यह आपका कित्तूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लासी का युद्ध हुआ पहले कब था यह हमें पता होना चाहिए। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1756 ईस्वी में आपका यह प्लासी का युद्ध हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के गवर्नर सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह युद्ध हुआ था। बात करेंगे यह कहाँ पे हुआ था, तो आपके बंगाल में हुआ था, स्थान आपका बंगाल था। अगर बात करें जो आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी जो नेतृत्व कर रहे थे इसकी तरफ से वह कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। तो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था। और युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण समिति। श्री कृष्ण को समिति को आपका नियुक्त किया गया था तेलंगाना राज्य को एक नया राज्य बनाने के लिए। तो यह तेलंगाना कब आपका नया राज्य बना था? तो यह बना था आपका 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014 को आपका यह एक नया राज्य बनाया गया था। किससे अलग करके? तो आपके आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य से बनाया गया था। यह भारत के 29वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। अगर बात करें वर्तमान में, तो कुल वर्तमान में आपके 28 राज्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पे इसकी जो राजधानी है आपके तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और यहाँ के जो आपकी कैपिटल है वह है हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, और यहाँ की जो गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन को पांडिचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता। तीस्ता जो है यह आपके ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र के आपकी नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों के जो आपका संयुक्त धारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रैंड
कैन्यन किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा या अमेरिका में स्थित है। यह एक नेशनल पार्क है, ठीक है। यह अमेरिका का प्राचीन एक नेशनल पार्क है, ग्रैंड कैन्यन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवताल झील। देवताल झील, यदि आपसे पूछे कि यह जो आपका राजस्थान में झील नहीं है, तो आप सभी जानते हैं इतने आपके जो है राजस्थान से संबंधित, लेकिन जो देवताल आपकी ताल वाली झील है वह आपको कहाँ मिलेंगे देखने को? तो उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। देवताल के अलावा यहाँ पे नैनीताल, सात ताल, भीमताल, डोडी ताल और हेमकुंड, टिहरी झील, यह सभी आपके कहाँ पे स्थित है? आपके उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो यह जो है आपके राजस्थान में स्थित नहीं है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। और कब की थी दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, यह जो आपके दादा भाई नौरोजी है उन्होंने 1887 में इसकी समिति की स्थापना की थी, जिन्हें आपका ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, यह इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चिलियावाला युद्ध को 13 जनवरी 1849 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जिसे आप रेलवे के जनक के रूप में भी जानते हैं। लाल डलहौजी उस समय चिलियावाला युद्ध के समय आपका भारत का गवर्नर जनरल था। चिलियावाला युद्ध को क्या कहा जाता है? इसे आपका भारत का जो आपका द्वितीय आपका जो आंग्ल युद्ध था, आंग्ल सिख युद्ध, इसी को कहा जाता है। यह पंजाब के चिलियावाला क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। बात करेंगे यह किसके बीच हुआ था? यह सिख और अंग्रेजों के बीच यह एक युद्ध था, याद रखिएगा, चिलियावाला युद्ध। उस समय भारत का गवर्नर जनरल आपका लाल डलहौजी था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1911 में भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाए कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में आपका पहली बार 1911 में जनगण मन गाया गया था। उसके जो आपके अध्यक्ष थे, तो आपके जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की इसी 1911 में, वह कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित विशन नारायण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक को किसने लिखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर वीर सावरकर के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1776 में आपका पुरंदर की संधि की गई थी, ठीक है। यह 1776 में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पुरंदर की संधि क्या हुआ दोस्तों? इसमें अंग्रेजों और मराठों के बीच एक समझौता आपका हुआ था, उसी को पुरंदर की संधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देश का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वह होता है महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल, ठीक है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में जो है दोस्तों आर वेंकट रमणी आपके महान्यायवादी हैं। महान्यायाधीश का पद आपके आर्टिकल 76 में संग्रहित है। बात करेंगे इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। और अगर बात करें सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में कौन है? तो तुषार मेहता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संसद के लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए आपके लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कब यह किया गया था? तो यह 61वां संविधान संशोधन 1988 के दौरान यह किया गया था। जो आपके वोट डालने की आयु थी दोस्तों वह आपके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल के पहले अगर आपको उनको हटाना है तो आप उन पर महाभियोग लगा कर हटा सकते हैं। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह आपके यूएसए से ली गई है और यह आपके आर्टिकल 21 में यह बताया गया है महाभियोग लगाने की। अभी तक भारत में किसी भी प्रकार से किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग अभी तक नहीं लगाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में
किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों आपको पता है कि यह जो आपका भारतीय संविधान है उसमें आपकी एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की प्रावधान है। यह आपके ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट की गई है। सिंगल सिटीजनशिप आपका होना चाहिए। आप सभी जानते हैं भारत में आपका सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता है। वहीं अगर बात करें यूएसए में कैसी आपकी नागरिकता है, तो आपकी यूएसए में दोहरी नागरिकता दी गई है, लेकिन यहाँ पे आपकी एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है वह होता है आपका कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यानी कि पीएम जो होता है केंद्र सरकार का प्रधान होता है। यह आपके मंत्रियों मंडल का जो होता है मंत्रिमंडल का प्रधान होता है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है और कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, यह आपने कमेंट करके बताना है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो आपका पता है दोस्तों, जो आपके हड़प्पा खंडहर है वह आपके रावी नदी के तट पर पाए थे। राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। कुत्ता को पालतू बनाया था आपके आदि मानव ने। अगर बात की आदि मानव के द्वारा प्रथम जो आपका औजार था किसको बनाया गया था? तो कुल्हाड़ी का निर्माण किया गया था आदि मानव के द्वारा पहले। अगर बात करें किसकी खेती की गई थी, तो जौ की खेती पहली बार की गई थी। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मोहनजोदड़ो यह आपके इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, 1922 में आके राखलदास ने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला और इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर आएगा 17 मई 1857 में आपके 10 मई 1857 में यह मेरठ से शुरुआत की गई थी आपके 1857 की क्रांति। इसमें सबसे ज़्यादा आपकी जो अहम भूमिका निभाई थी वह मंगल पांडे ने निभाई थी। मंगल पांडे ने क्या की थी, कारतूस वाले जो आपके चरबी वाले जो बंदूक थे उनको, जो बम थे उनको चलाने के लिए मना कर दिया था। इसके लिए क्रांति आपकी छिड़ी थी, याद रखिएगा। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है भारत का। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत का आपका गवर्नर जनरल था। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था माउंटबेटन। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का आपका असली नाम था, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का यह गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वह आपके पोलो खेलते हुए हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन बना? तो इल्तुतमिश बना था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आपको पता है दोस्तों जहांगीर के शासन काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसके शासन काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए कि शाहजहां के समय काफ़ी आपके वास्तुकला बनवाए गए, जिससे आपके ताजमहल और आपका किला, यह सभी आपका आगरा का किला, यह सभी आपका कहाँ बनवाया गया? शाहजहां के शासनकाल में बनवाए गए थे। तो इसलिए इसे आपके शाहजहां के जो शासनकाल था उसको वास्तुकला का चित्रकला आपका स्वर्ण युग कहा जाता है। और आपके जहांगीर की बात करें तो यहाँ पे जहांगीर को आपका चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताब अल हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है वह अलाई दरवाजा है। बात करेंगे अलाई दरवाजा आपके नई दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाजा जो है दोस्तों, इसके जो निर्माण है वह आपके अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नाम पर अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूमी दरवाजा जो है दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है? यह आपके लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाजा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर थे रामानंद के शिष्य। ठीक है, रामानंद उनके गुरु थे, कबीर उनके शिष्य थे। कबीर की जो रचनाएं वह साखी, शबद, रामायणी है। और साखी, शबद, रामायणी इन तीनों आपका जो रचनाएं उनको संग्रहित करके आपका एक बीजक बना है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। जो आपके सिंधु सभ्यता दोस्तों, उसमें जो विशाल अन्नागार यानी कि ग्रेट ग्रैनरी था वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील है आपकी वेम्बनाड झील, या जो कि आपके केरल में पड़ती है, याद रखिएगा। पुष्कर झील आपके राजस्थान में, लोनार झील महाराष्ट्र में, और लोटक झील आपके मणिपुर में। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो आपका बांध है वह आपके महानदी में बना है, यह उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना आपके उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है। आपने इंद्रावती जल विद्युत परियोजना के नाम सुन के तुरंत आप लोग छत्तीसगढ़ टिक लगाएंगे, पर आपका गलत हो जाएगा। उड़ीसा में स्थित है आपका इंद्रावती जल विद्युत परियोजना, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलक्का जल डमरू मध्य। मलक्का जल डमरू मध्य जो है दोस्तों, यह आपके प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपका भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट है। अगर बात करें आपसे भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो यह होगा आपका इंदिरा कॉल। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है। नाटो में कुल 31 सदस्य देश हैं। नाटो की स्थापना आपका 4 अप्रैल को हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को आपका नाटो का स्थापना किया गया था। बात करेंगे यहाँ पे हम नाटो के बारे में। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करेंगे यहाँ पे हम फिनलैंड के बारे में, तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, मुद्रा है यूरो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में आपका कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। यहाँ पे एक आपका मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि आपके अम्बुबाची मेला है, वह आपके कामाख्या देवी मंदिर में ही आयोजित की जाती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किन दो नदियों के संगम को नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से आपका नंद प्रयाग बनता है। और अगर बात करें अलकनंदा भागीरथी से आपका देव प्रयाग बनता है। और आपका जो है आपका अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से आपका कर्ण प्रयाग बनता है। ठीक है, अगर बात करें अलकनंदा और धौली गंगा को, यहाँ पे रुद्र प्रयाग बनता है। यह 5 प्रयाग आपके उत्तराखंड में स्थित है। इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। वहीं रामपुर को छुरी नगरी भी कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रसखान। रसखान जो है दोस्तों, यह प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक है। रसखान का नाम क्या है? रसखान का जो मूल आपका वास्तविक नाम तो वह था सैयद इब्राहिम खां था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नारायण पंडित हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
जार्जियो गोस्पिडिनो जो कि आपके बुल्गारिया लेखक हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था, 22 में गीतांजलि श्री को दिया गया था। इनकी पुस्तक रेत की समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया था। ठीक है, बात है आप, यह इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपका है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप आपके बैडमिंटन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बैडमिंटन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह, इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा जो है वह भाला फेंक खेल से संबंधित है और यह हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं और इनका नाम क्या है? गोल्डन बॉय इनका एक उपनाम है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा। जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती तो उस समय भारत के जो कार्यवाहक आपके कार्यकारी प्रधानमंत्री चुने गए थे वह गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु मापदंड क्या है? तो 35 वर्ष होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो यह आपके चुनाव आयोग के द्वारा लागू किया जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा आपके चुनाव के समय पर आपका आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाता है, जिससे कि किसी प्रकार की आपका क्या हो, भीड़ भड़क्का या फिर झगड़ा विवाद न हो, इसलिए आपका चुनाव आयोग पहले से ही आपके चुनाव के समय पर आदर्श आचार संहिता लागू कर देता है। तो दोस्तों जो आपका चुनाव आयोग है वह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो संविधान के 324 में आपके चुनाव आयोग का जिक्र है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।